everybody, welcome back to my channel. So today I am going to discuss two important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to Himalayan region. So first point is the Himalayan region is witnessing intensified environmental stress due to unplanned infrastructure expansion, fragile geology and climate change impacts. तो जो हिमालयन रीजन है वो लगातार विटनेसिंग कर रहा है, मतलब लगातार फेस कर रहा है इंटेंसिफाइड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। किस कारण? अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, मतलब लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का बनना, और फ्रेजाइल इकोलॉजी मतलब जियोलॉजी, मतलब सेंसिटिव जियोलॉजी, और क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। सेकेंड पॉइंट, रैपिड कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट्स, टनल्स, डैम्स एंड अर्बन प्रोजेक्ट्स इज अल्टरिंग natural slopes, increasing landslide, flash floods and soil instability। तो जो रैपिड कंस्ट्रक्शंस हो रहा है रोड का, टनल्स का, डैम्स का और अर्बन प्रोजेक्ट, ये क्या कर रहा है? ये नेचुरल स्लोप्स को चेंज कर रहा है और लैंडस्लाइड इंक्रीज हो रही हैं, फ्लैश फ्लड्स हो गए और सॉइल इंस्टेबिलिटी। पॉइंट, द हिमालयाज आर जियोलॉजिकली यंग माउंटेन्स मेकिंग देम हाईली वनरेबल टू सेस्मिक एक्टिविटी एंड इकोलॉजिकल डिस्रप्शन। तो जो हिमालयाज हैं वो जियोलॉजिकली यंग माउंटेन्स हैं जो इनको हाईली वनरेबल बनाते हैं ड्यू टू सेस्मिक एक्टिविटी और इकोलॉजिकल डिस्रप्शंस। फोर्थ पॉइंट, रिपीटेड डिजास्टर्स इंडिकेट अ शिफ्ट फ्रॉम natural hazards to human-induced environmental crisis caused by policy neglect and regulatory dilution। तो जो रिपीटेड डिजास्टर हो रहे हैं हिमालयन रीजन में, ये इंडिकेट करता है एक शिफ्ट फ्रॉम नेचुरल हजार्ड्स टू ह्यूमन इंड्यूस्ड, मतलब जो ह्यूमन्स के थ्रू हो रहे हैं इन्वायरमेंटल क्राइसिस कॉज्ड बाय पॉलिसी निग्लेक्ट एंड रेगुलेटरी डायल्यूशन। 5 point, environmental impact assessment are often rushed, fragmented or bypassed, undermining scientific risk evaluation। जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होते हैं या तो बहुत जल्दी होते हैं या तो फ्रेगमेंट होते हैं, तो उनको बाईपास कर दिया जाता है, मतलब होते ही नहीं है, जिससे ये क्या होता है, इसके थ्रू अंडरमाइन होता है साइंटिफिक रिस्क एवोल्यूशन, मतलब जो साइंटिफिक रिस्क एवोल्यूशन होता है उसको अंडरमाइन कर दिया जाता है। 6 पॉइंट, क्लाइमेट चेंज इज एम्पलीफाइंग रिस्क थ्रू इराटिक रेनफॉल, ग्लेशियल मेल्ट एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं? अम्प्लाइंग, मतलब उसको बढ़ा रहा है रिस्क थ्रू इराटिक रेनफॉल, जो मतलब कभी भी बारिश होती है, ग्लेशियल मेल्ट मतलब ग्लेशियल का पिघलना, और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, और जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं जैसे लैंडस्लाइड्स हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया। 7 पॉइंट, लोकल कम्युनिटीज सफ़र लाइवलीहुड लॉसेस, डिस्प्लेसमेंट एंड इकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी, क्वेश्चनिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ करंट डेवलपमेंट मॉडल्स। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट या इम्पैक्ट इन पे पड़ता है लोकल कम्युनिटीज़, तो जो सफ़र्स करते हैं लाइवलीहुड लॉसेस, मतलब उनका काम जिसके थ्रू वो अपनी ज़िंदगी बिताते हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र होती है। डिस्प्लेसमेंट, उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, और इकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी, ये क्वेश्चनिंग करता है हमारी सस्टेनेबिलिटी ऑफ करंट डेवलपमेंट मॉडल्स पर। 8 पॉइंट, द आर्टिकल का कॉल्स फॉर एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव, साइंटिफिकली इन्फॉर्म एंड प्रिकॉशनरी अप्रोच टू हिमालयन डेवलपमेंट रादर दैन ग्रोथ सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। तो आर्टिकल्स की कॉल है ये कि हमको जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं जस्ट लाइक हिमालयन रीजन, ये हमको साइंटिफिकली इन्फॉर्म करता है और एक प्रिकॉशनरी अप्रोच हमको रखना चाहिए फॉर द हिमालयन डेवलपमेंट rather than growth centric infrastructure push। The second article related to Board of Peace. So first point is India consciously avoided joining the US-led Board of Peace, signaling caution in becoming part of externally designed conflict resolution framework। तो इंडिया ने बहुत ही कॉन्शियसली अवॉइड किया है ज्वाइनिंग द यूएस लेड विच इज़ बोर्ड ऑफ पीस। इससे क्या सिग्नल होता है caution in becoming part of externally designed conflict resolution framework। Second point, the proposed Board of Peace is linked to the US administration's Phase 2 Gaza Peace Plan covering security control, humanitarian aid and reconstruction।
तो प्रपोज बोर्ड ऑफ पीस है, ये किससे क्या करता है, ये लिंक करता है टू द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन फेज 2 गाजा पीस प्लान। मतलब इससे पहले यूएस एक बार और कर चुका है। दिस इज द सेकेंड टर्म ऑफ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन फेज 2 गाजा पीस प्लान, जो कवर करता है सिक्योरिटी कंट्रोल, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिकंस्ट्रक्शन। Third point, India's hesitation reflect its long-standing foreign policy principle of strategic autonomy, avoiding alignment that may limit independent diplomatic choices। तो जो इंडिया का हेजिटेशन है इस बोर्ड ऑफ पीस में ज्वाइन करने का, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, जो अवॉइड करता है अलाइनमेंट दैट में लिमिट इंडिपेंडेंट डिप्लोमेटिक चॉइसेस। पार्टिसिपेशन कुड रिस्क इंडिया बीइंग परसीव्ड एज इंडोर्सिंग अ प्लान लैकिंग ब्रॉड इंटरनेशनल लेजिटिमेसी एंड पैलेस्टीनियन कंसेंसस। तो जो इंडिया का पार्टिसिपेशन है वो क्या कर सकता है, ये रिस्क बढ़ा सकता है बीइंग परसीव्ड मतलब एज अ इंडोर्सिंग अ प्लान विच इज़ लैकिंग ब्रॉड इंटरनेशनल लेजिटिमेसी और पैलेस्टीनियन कंसेंसस। 5 point, the initiative appears US-centric with unclear multilateral backing from UN और major global stakeholder। तो जो इनिशिएटिव है ये क्या दिखाता है, ये केवल US सेंट्रिक है विदाउट एनी अनक्लियर मल्टीलैटरल बैकिंग फ्रॉम UN और मेजर ग्लोबल स्टेक होल्डर्स। 6 point, India has traditionally supported a two-state solution and joining such a board may contradict its balanced West Asia posture। मतलब इंडिया पहले से ही ट्रेडिशनली मतलब ये सपोर्ट करता आ रहा है टू स्टेट सोल्यूशन। मतलब जब किसी कंट्रीज़ में कॉन्फ्लिक्ट होती है तो वो केवल पर्टिकुलर कंट्रीज़ ही अपनी प्रॉब्लम आपस में मिलकर सॉल्व करें। तो इंडिया बिलीव्ड इन सपोर्टेड अ टू स्टेट सोल्यूशन एंड जॉइनिंग सच अ ब्रॉड में, अगर मान लो इस बोर्ड ऑफ पीस को इंडिया ज्वाइन करता है तो इससे शो होता है एक ब्रॉड contradict its balanced West Asia posture। 7 point, accepting the role could expose India to geopolitical cost without commensurate influence over outcomes। अगर इंडिया ये चीज़ को एक्सेप्ट करता है बोर्ड ऑफ पीस से तो इसको क्या एक्सपोज कर हो सकता है इंडिया के लिए, इट एक्सपोज इंडिया टू जियोपॉलिटिकल कॉस्ट विदाउट commensurate influence over outcomes। And the eighth and the last point is the editorial argues that India's global credibility is better served through neutral diplomacy, humanitarian assistance and multilateral engagement rather than symbolic boards। तो एडिटोरियल ये आर्ग्यू कर रहा है, ये बोल रहा है, कह रहा है कि जो इंडिया का ग्लोबल क्रेडिबिलिटी ये बेटर ये सर्व करता है कि आप अपनी डिप्लोमेसी को न्यूट्रल रखिए, विच इज़ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आप दीजिए और मल्टीलैटरल इंगेजमेंट कीजिए रादर दैन सिम्बॉलिक बोर्ड्स।